हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मिस्टर सचिन रेलेकर की जो हेड ऑफ रिसर्च एंड सीनियर फंड मैनेजर है एक्सिस म्यूचुअल फंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। सर के बारे में बताऊं तो उनका टोटल 20 साल का कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने LIC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और बंधन म्यूचुअल फंड जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में भी एज अ फंड मैनेजर काम किया हुआ है। सर मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे कंट्रीज अभी फ्रंट लाइन वॉर पे है, किस तरह से ये वॉर की सिचुएशन ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है? नहीं, वो अनसर्टेनिटी तो बहुत बड़ी है और हमें नहीं पता कि वो किस तरफ जाएगा। तो ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन है और वॉर तो एक बात है, फिर वो टैरिफ एंड रेसिप्रोकल टैरिफ्स एंड ऑल दैट काफ़ी चीज़ें हो रही है, वो सब देखना चाहिए। अनसर्टेनिटी तो है, इसीलिए शायद गोल्ड, ऑयल जितने कम मतलब important commodities also are very volatile. So that's an important aspect to look out. We don't have any beyond consensus view on that. But मुझे लगता है कि साथ में ये भी है कि there are few things which are happening which are structural in nature. मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो मूवमेंट है, टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में ओवरऑल, नॉट ओनली इंडिया, is going to increase only. Plus energy transition is also a big theme globally. I think those things will continue. Now थोड़ा सा ये डिफेंस को लेके वगैरह, these are all things which are going to become more and more important just from going by that. So right. I think these are the three important structural elements one need to focus upon. Right. फॉर्चुनेटली हम इंडिया में है भी, और इंडिया के फंडामेंटल्स की बात करें कि जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम किया है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कंट्रोल किया गया है। तो एक तरह से देखें कि पिछले 20-25 सालों में शायद कभी कभार ही ऐसा गोल्डन पीरियड आया होगा इंडिया के लिए कि जब इंटरेस्ट रेट इतने लो लेवल पे है और उसके कंपेयर में GDP लेवल्स का फोरकास्ट बहुत अच्छा किया गया है। सो इसके बियॉन्ड आपको इंडियन मैक्रो किस तरह से लग रहे हैं? व्हाट इज योर आउटलुक? नहीं, इंडियन मैक्रो एक्चुअली अच्छी स्थिति में है। इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ा सिक्लिकल फैक्टर होते हैं उसमें। एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन थोड़ा अपना बिनाइन है, विच इज़ द फैक्ट, बट एट द सेम टाइम साइकिल इन डोमेस्टिकली बहुत ठीक है। मतलब देर इज अ क्लियर पुश टुवर्ड्स द ग्रोथ। आई डोंट थिंक देर इज एनी क्वेश्चन मार्क्स अबाउट दैट। गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, प्लस इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत, मतलब डोमेस्टिक डिफेंस, इंडियनाइजेशन एक्सेट्रा, वो सारे सेक्टर्स में काफ़ी बड़ा फोकस है। ऊपर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी को लेके जो इफेक्ट है बहुत सारे सर्विसेज में, बहुत सारे कंजम्पशन सेक्टर में, वो भी काफ़ी बड़ा है। और फॉर्मलाइजेशन एक दूसरा एक ट्रेंड है जो इंडिया में बहुत बड़ा प्ले आउट हो रहा है। तो ये सारी सेक्टर्स और स्टेबिलिटी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले लॉन्ग टर्म का व्यू इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा सा मतलब ब्राइट स्पॉट बनते जा रहे हैं। ग्लोबली इतना वोलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, इंडिया एक्चुअली इज डूइंग मच बेटर। सो अगर हम लोग इस पाथ पे चलते रहेंगे स्ट्रक्चर और विदाउट मेकिंग एनी मिसहैप्स, आई थिंक, और एनी एक्सटर्नली शॉक्स नहीं होंगे, तो इंडिया का साइकिल बहुत अच्छा है। वंडरफुल। जैसे कि आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ रिसर्च है और हमारे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है। 4-5 साल पहले ऐसा दौर था कि लोग ट्रेडिंग और F&O करने में ज़्यादा रुचि रखते थे। पिछले 1-2 साल में हम ये देख रहे हैं कि हर एक को खुद से रिसर्च करके खुद से कुछ अपना पोर्टफोलियो बनाने की हमेशा एक कोशिश रहती है इंडिविजुअल लेवल पे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड एज ए इंस्टीट्यूशन, आप रिसर्च में कितना डीप डाउन जाते हैं, चाहे वो कंपनीज हो गई या मैक्रोज हो गए, और वो किस तरह से इंडिविजुअल रिसर्च से डिफरेंट रहता है, और साथ में उसका जो आउटकम निकलता है जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने खुद से करे या फिर एक म्यूचुअल फंड के थ्रू करे, कितना बड़ा चेंज रहता है उसमें? ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग है।
इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी काम मेहनत करते होंगे अलग अलग तरीके से, और वहाँ पे भी एक होता है, अपना एज होता है उनका। बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग जो है उसमें रिसर्च बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टीम है। हम लोग मोर देन 13 लोग, मतलब 13 लोग एनालिस्ट है हमारे यहाँ पे, 8 फंड मैनेजर है, और मैं वो रिसर्च टीम हेड करता हूँ, श्रेयस पूरा इक्विटी टीम हेड करते हैं। तो वहाँ पे रिसोर्सफुलनेस बहुत ज़्यादा है, और सब लोग का एक्सपीरियंस है, सब लोग सेक्टर स्पेसिफिक बहुत काम कर चुके हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा एक पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको लॉन्ग टर्म जी। इन्वेस्टमेंट सक्सेस करना है एक बैलेंस वे से, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और वो रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर आप तभी कर सकते हो जब आपका रिसर्च बैकबोन अच्छा है। राइट। तो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट सेटअप होता है म्यूचुअल फंड है। तो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट सेटअप में ये जो बैलेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज पोर्टफोलियो एलोकेशन, ऑल ऑफ दैट, ये सारा चीज़ सामने आता है। तो आपको एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे एसेट एलोके, हम कहते हैं इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एसेट एलोकेशन। राइट। तो वो जो एसेट एलोकेशन का एडवाइस करना, उसके बाद उसके एसेट एलोकेशन के बाद वो पोर्टफोलियोज उस तरह से बैलेंस वे से और रिस्क मैनेजमेंट के साथ लंबे समय के लिए मैनेज करना, उसके लिए एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल सेटअप का बहुत बड़ा उसमें इम्पोर्टेंस होता है। तो वो दोनों अलग चीज़ है, एक इंडिविजुअल क्या रिसर्च करता है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और कि वो अलग चीज़ है। तो मैं उसके मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट समबडी टेकिंग इंटरेस्ट इन इक्विटी रिसर्च, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, यस। और उसका सर्टेन, क्योंकि वो रेगुलेटेड भी काफ़ी होता है और उस पर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, तो उसके अलग फ़ायदे हैं और उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। राइट। जैसे हम बहुत सारे फंड मैनेजर को मिलते रहते हैं, फ्यू आर ग्रोथ ओरिएंटेड, few are value oriented, few are momentum oriented, few of them are only diversified। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में आपका फिलोसॉफी क्या है? कौन से स्टाइल में आप ज़्यादा बिलीव करते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए? नहीं, so we have a framework of investing. We clearly believe that one has to buy, मतलब हमारा जो क्राइटेरिया बना हुआ है, जैसे हम लोग सब सारे प्रेजेंटेशंस में वो क्राइटेरिया लिखते भी है, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी मतलब नया कुछ नहीं है। ये बेसिकली उसको कितनी डिलीजेंटली हम लोग रिसर्च करते हैं और कितनी डिलीजेंटली हम लोग उसका डिसिप्लिन रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और वो बहुत क्लियर है कि हम लोग, मतलब मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी में हम लोग देखते हैं कि हमें कंपनी में 3 चीज़ें तो ज़रूर चाहिए, 3 का फिर बाकी सबसेट्स भी होंगे, लेकिन बेसिकली लुकिंग एट बिजनेस में जब देखते हैं तो आपको एक व्हाट इज गुड बिजनेस फॉर यू, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसका कैपिटल एफिशिएंसी होना चाहिए, उसका कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए, और उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ हो। राइट। दूसरा चीज़ आप देखते हो मैनेजमेंट क्वालिटी या पीपल, क्योंकि आज के इसमें शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर में एक अलाइनमेंट होना चाहिए, तो एक गवर्नेंस फैक्टर है। दूसरा होता है कि मैनेजमेंट में एक अक्यूमेंट भी होना चाहिए, बिकॉज इतना एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, कैपिटल लोकेशन डिसीजंस है, तो उसमें मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट है। थर्ड फैक्टर है आपको किस तरह से वैल्यूएशन है थोड़ा आपको एक मतलब उसका साइंस भी है, थोड़ा मैथ्स भी है, आर्ट भी है, सब कुछ है, बट आपको एक जजमेंट आना चाहिए कि इसका रिस्क रिवॉर्ड आप कैसे वे करते हैं। राइट। तो वो रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। जब ये तीनों चीज़ें आप थोड़ा सा बैलेंस करोगे और उसका सही ये आ जाएगा, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट बेटर करते रहेगा। तो दैट इज हाउ वी थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट, सो वी लुक एट ऑल दिस एस्पेक्ट्स। राइट। तो आपकी जो 20 साल की करियर रही है कैपिटल मार्केट में, आपने बहुत सारे फंड मैनेजर्स को क्लोजली देखा होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर इंटरेक्शन आपने किए होंगे, तो आप कोई 1-2 चीज़ ऐसी इन्वेस्टर्स को गाइडेंस के लिए बता सके कि जिनकी वजह से वो आने वाली वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो है उसको बेहतर बना सके, बहुत स्मूथ बना सके एंड रिवॉर्डिंग बना सके? जैसा कि मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड काम करता है स्मॉल सेवर्स के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बाय एंड लार्ज। तो वहाँ पे हमारा एडवाइस वही होता है कि 2 चीज़ें हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपका एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन आपका डिटरमाइन होता है आपके रिस्क एपेटाइट पे और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। तो ये दोनों चीज़ों का आपका एक पता होना चाहिए, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। वो
वो डिटरमिन करेगा आपका एसेट एलोकेशन कैसा होगा। हम्म, और एक बार वो एसेट एलोकेशन आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप उसको रिव्यू करते रहिए, जस्ट बिकॉज एज पर्सन ग्रोज एज वाइज या वेल्थ वाइज, ये दोनों चीजें उसकी चेंज होगी। एसेट एलोकेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चेंज होगा, रिस्क एपेटाइट चेंज होगा, सब कुछ चेंज होते रहेगा। तो उस तरह से आप आपके एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस कीजिए। तो एसेट एलोकेशन अगर आप सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे तो आई थिंक आपका मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट आउटकम उसी से डिटरमिन होगा, राइट। और वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फॉर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर दिस इज माय ओनली एडवाइस कि जस्ट फोकस ऑन एसेट एलोकेशन, और वो जो उसके दो इनपुट है उसको आप हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, और फिर एसेट एलोकेशन का डिसिप्लिन आप मेंटेन कीजिए। आई थिंक दैट इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। Wonderful, sir. Thank you so much, sir, for your precious time and speaking with us. Thank you. So this was Mr. Sachin Relekar from Axis Mutual Fund. Thank you. Thank you.